Education partner MKM Group of Colleges for Girls, Hodel. और SPS International School, Huda Sector 2, Palwal. Health partner Guru Nanak Hospital, Palwal, KC Prashant Path Lab, New Sona Road, Palwal. और Kishan Singh Hospital, Hodel. Venue partner Tivoli Royal Palace, Mathura Road, Faridabad. सेशन में बात की एजुकेशन के बारे में और हेल्थ के बारे में, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं विकास के बारे में। देखिए, जब भी कोई सरकार जब सत्ता में आती है तो कई तरह के वादे करती है, कई तरह की योजनाएं लेकर आती है और कई नीतियां लेकर आती है, लेकिन उन योजनाओं और नीतियों की हकीकत का पता चलता है धरातल पर कि आखिर कितनी योजनाएं लागू हुई हैं और उनसे कितना फायदा क्षेत्र की जनता को पहुंचा है। तो अब हम बात करने वाले हैं पलवल के विकास को लेकर और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राज। इस सेशन में हमारे जो खास मेहमान होंगे वो होंगे करण दलाल, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए करण दलाल जी का। साथ ही डॉक्टर यशपाल, चेयरमैन MC पलवल, स्वागत कीजिए डॉक्टर यशपाल जी का जोरदार तालियों के साथ में। और हमारे साथ होंगे परवीन डागर, MLA हैं हथीन के, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ परवीन डागर जी का। स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मैं आपको परवीन जी। ओवर टू यू राज। शुक्रिया रितु। और लगातार हम हमारे इस खास कार्यक्रम पलवल कॉन्क्लेव में बात कर रहे हैं कि पलवल जिले में कितना विकास हुआ और तमाम तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए क्या वो जमीन पर उतरी, लोगों को वो मिली। और अब तमाम मेहमान अब मेरे साथ हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले परवीन जी आपसे ही शुरू करते हैं। पलवल की बात करें, क्या लगता है कि जितना विकास, प्लीज आप माइक आप ले लीजिएगा प्लीज जी, आप माइक प्लीज दलाल साहब जी। तो परवीन जी, विकास की अगर बात करें, कितना विकास आपको लगता है कि पलवल जिले को मिला? क्योंकि लोगों की अभी भी शिकायत है कि जो विकास होना चाहिए था उतना विकास हुआ नहीं। देखिए, जो हमारी सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए जनता से, हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जीत करके जो जनहित में जनता से जो हमने वादे किए उन वादों को हमारी सरकार प्राथमिकता से पूरा करने के लिए तत्पर है। जिन वादों की आप बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा हम क्रमबद्ध थोड़ा समझें, वो कौन से वादे थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो वादे पूरे हो गए हैं? देखिए, जैसे हमने जनता से वादा किया था कि हमारे यहाँ पे पलवल के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी कमी थी। मैंने लगातार जब यहाँ से आप लोगों के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से चुन करके चंडीगढ़ भेजने का काम किया, तो मैंने विधानसभा के पहले सेशन में ही सबसे पहली मांग उठाई कि हमारे पलवल के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम है और हमारे यहाँ पे सभी जिलों में जब सरकार की एक पॉलिसी है कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, तो हमारे पलवल ज़िले को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने, मैंने पहले सेशन में भी मांग उठाई, दूसरे सेशन में भी मांग उठाई और तीसरे सेशन में अभी जो 2022 के सेशन में, बजट सेशन में हमारी उस मांग को पूरा कर दिया। ये सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत थी पलवल ज़िले की, जिससे हमारे पलवल ज़िले को और हमारे आसपास जैसे अपने यूपी के टच में जैसे मथुरा ज़िला है, अपना इधर है जेवर है और भी जो आसपास के हमारा जो यूपी का लगता हुआ क्षेत्र है, इन सबको इसका लाभ मिलने वाला है। जी दलाल साहब, क्या लगता है जो बात परवीन जी कह रहे हैं कि विकास हुआ, वादे जो किए थे वो वादे पूरे हुए हैं, लगता है कि हाँ ग्राउंड पर काम हुए हैं जिस डेवलपमेंट का दावा कर रहे हैं परवीन जी? हर राजनीतिक दल चुनाव से पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी करता है और उस घोषणा पत्र के अंदर जो भी राजनीतिक दल अपनी मंशाएं रखते हैं प्रदेश के रोजगार या तरक्की या जो भी नए जो कार्यक्रम लाने होते हैं, तो मेरा मानना ये है कि पलवल के बारे में जो घोषणा पत्र के अंदर जो बातें कही गई थी उन बातों का अभी तक बीजेपी की सरकार उनके प्रति गंभीर नज़र नहीं आती है
उन बातों पर कोई विचार भी नहीं हुआ है। और जो रोज़गार का आपने कहा, सबसे जो अच्छा रोज़गार को बढ़ाने का जो तरीका था वो हमने औरंगाबाद के इलाके में, गांव में, वहाँ एक एजुकेशन हब बनाया था। और वहाँ जितने कॉलेजेस, जितने वहाँ स्कूल्स और प्रोफेशनल कोर्सेज के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस वहाँ आए, तो वो हमने इसलिए खुलवाए थे कि वहाँ अगर बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो उनको रोज़गार प्राप्त होगा। अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्योंकि इलाके के बच्चों को रोज़गार नहीं मिला, तो वो जितने भी कॉलेजेज हमने खुलवाए थे वो कॉलेजेज तकरीबन बंद होने के कगार पर हैं। वहाँ ना दाखले नए बच्चे मांग रहे हैं, और जो मैनेजमेंट है उन संस्थाओं की, क्योंकि वहाँ बच्चे एडमिशन के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिला, तो अब वो इंजीनियरिंग कॉलेजेज वहाँ पर बंद होते जा रहे हैं, जो हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी चिंता है। परवीन जी, जो ये चिंता है, जाहिर सी बात है अगर इस तरह की परिस्थिति है तो बेहद गंभीर चिंता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले थे अब उनके अगर दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षा तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन उस शिक्षा के साथ रोजगार भी चाहता है युवा कि उसको रोजगार मिले। देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में के प्रति हमारी सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी को देखिए, यहाँ पे नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, यहाँ से बच्चे शिक्षित होंगे, और बाहर दूसरे एरियाओं की बात हो या और बाहर फॉरेन की बात हो, फॉरेन से भी वहाँ पे उद्यमी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से अगर कोर्सेज बच्चे करके जाएंगे तो उन्हें वहाँ पे नौकरी के अवसर मिलेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र बात में यहाँ पिछले ये और है कि अगर पलवल जिले की बात करें, जितना औद्योगिक जो विकास होना चाहिए था उतना नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं काफी पिछड़ा हुआ है। कुछ इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन जिस कदर एक विकास की बात करें, इंडस्ट्रीज का आना होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री होनी चाहिए उतनी है नहीं। पिछले सेशन में भी मैंने मांग उठाई थी कि हमारे पलवल जिले में, पलवल भी, हथीन भी और होडल भी, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में आईएमटी खोली जाए। और अब के बजट सेशन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने पलवल और हथीन को आईएमटी की सौगात दी। मेरी परसों ही HSIDC डायरेक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट मंथ हम सर्वे करने आ रहे हैं और सर्वे करके लगभग 1200 या 1400 एकड़ ज़मीन कम से कम हम यहाँ पे एक्वायर करेंगे और आईएमटी बनाई जाएगी, लोग बच्चों को रोजगार के अवसर पैदा कराए जाएंगे। यशपाल जी, सबसे पहले तो बधाई, आप नगर परिषद के चेयरमैन बने हैं। धन्यवाद। युवा हैं और युवाओं का राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि एक उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की जगती है कि कुछ ना कुछ युवा जो सोच है एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं लेकर आएगी। तो उसी बदलाव को थोड़ा सा अगर हम समझें, आपके पास अब एक बड़ी जिम्मेदारी है नगर परिषद चेयरमैन के तौर पर, तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए क्या बदलाव आप सोचते हैं कि अपने लोगों के बीच, अपने क्षेत्र में जो है वो आप दें? निश्चित रूप से अब जो चुनाव के अंदर पलवल के नागरिकों ने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास जताया, और भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास के लिए जानी जाती है, और आने वाले 5 वर्ष में नगर परिषद का जो कार्यकाल होगा, नगर परिषद जो छोटी सरकार के रूप में जाना जाता है, निश्चित रूप से हम लोगों को नगर परिषद म्यूनसिपैलिटी की जो सेवाएं हैं उन लोगों को उन सेवाओं तक लोगों तक सेवाओं को पहुंचाएंगे, और इस शहर को अच्छा, साफ, सुरक्षित शहर, जहां पे छात्रों छात्राओं के लिए उनके स्कूलों तक बेहतर रास्ते हों, साफ़ सुथरा वातावरण हो, और बुजुर्गों के लिए यहाँ पे सीनियर सिटीजन क्लब हो, वर्किंग वुमेन के लिए यहाँ पर हॉस्टल हो, ऐसी तमाम सुविधाओं को नगर परिषद के माध्यम से हमारे शहर के नागरिकों की क्वालिटी, लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए नगर परिषद प्रतिबद्ध है। अगले 5 वर्ष में हम निश्चित रूप से इस शहर के अंदर एक बड़ा बदलाव देखेंगे। दलाल साहब, विपक्ष के तौर पर अभी जिस तरह से अपने नेताओं के लिए आप लोग
सड़क के ऊपर दमखम दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं नहीं लगता कि जो आम लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए उसमें जितना दमखम लगाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, उतना दमखम वहां ना लगा के अपने नेताओं को, क्योंकि अगर ईडी के सामने वहां पेश होना, चाहे राहुल गांधी की बात करें और अब सोनिया गांधी की बात करें, तो यहां पर शक्ति प्रदर्शन ज्यादा होता है। देखिए, ये जो आपने कहा है तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वाकई जो मुद्दों को प्रदेश के अंदर विपक्ष या जो सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं, उसमें सभी हमारे राजनीतिक दल आते हैं, तो उनका एक अलग से सरकार को घेरने का, सरकार को जागरूक करने का, सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाने का एक तरीका होता है। और वो तरीका वाकई इस वक्त हमारे मुल्क में, क्योंकि जो राजनीतिक नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे बनाना, ईडी, आईडी, इनकम टैक्स, इनका जो दबाव बनाना। लेकिन अगर आपको लगते हैं कि मुकदमे झूठे ही हैं तो उससे डरने की जरूरत ही क्या है? यानी कि इस डर के चलते जनता के मुद्दे नहीं उठाएगा विपक्ष? नहीं, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो जनमानस है, जो आम आदमी है, आम आदमी के ऊपर उस बात का जरूर एक असर पड़ता है। और सरकार इस देश में किसी की भी रहें, उनका बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। अगर कोई सोई हुई सरकार को जगाने का काम करता है तो बजाय उसके ऊपर मुकदमा बनाने के, सरकार को अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। और जो जनता के मुद्दे हैं, अगर वो किसी भी तरह से सरकार से नज़रअंदाज हैं, और अगर कोई साथी विपक्ष या सरकार में भी लोग ऐसे हैं जो सरकार के ही खिलाफ बोल जाते हैं। देखिए, नाराजगी तो हर जगह होती है और होनी भी चाहिए। अगर कोई गलत बात है उसके विरोध में नाराजगी होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जितने दमखम से जनता के मुद्दे उठाए जाने चाहिए, उतने दमखम आप जो है अपने नेताओं का सच या झूठ, वो मुकदमे किस उस पे हो, वो तो खैर एजेंसी और कानून तय करेगा, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिखता है। सड़कों पर मौजूदगी आपकी वहाँ पर ज़्यादा दिखती है। तो क्या विपक्ष जो है सिर्फ अपने बचाव की कहानी गढ़ने में लगा, उसी के लिए शक्ति प्रदर्शन करेगा? नहीं, जहाँ तक पलवल का सवाल है तो पलवल में तो जब कभी भी सरकार के प्रति लोगों में कोई भी नाराज़गी है तो उसको जाहिर करते रहे हैं हम सब। धरना प्रदर्शन भी होता रहा है, अखबारों के मार्फत भी सरकार को इस इलाके की तकलीफ़ों को पहुंचाने का कार्य करते रहे हैं। चाहे वो टोल लगाने वाला मामला था, चाहे और भी जो समस्याएं, कोविड की बीमारी का जब समय था तो भी हम लोगों ने ही आगे बढ़ कर के लोगों को गले लगाया था। और कहीं भी कोई प्रशासनिक जब कमियां दिखाई देती हैं तो पलवल के अंदर ये मुद्दा नहीं है कि यहाँ विपक्ष कोई दबदबा नहीं दिखा रहा है। यहाँ विपक्ष हरियाणा में सबसे ज़्यादा सक्रिय है और जो भी प्रशासन या सरकार की कहीं भी अगर कोई कमी नज़र आती है तो हम उन्हें उन कमियों को उजागर करने का काम चलिए, अच्छी बात है अगर आपको लगता है कि विपक्ष सक्रिय है और विपक्ष को मजबूत रहना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि विपक्ष की जो मजबूती जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। खैर, परवीन जी, आपने कहा कि विकास बहुत हुआ पलवल में, लेकिन इस विकास में गड्ढे बहुत ज़्यादा है। हम भी जब आए तो बड़े बड़े गड्ढों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो ये एक बड़ी तकलीफ है। तो ये आखिरकार कैसा विकास है जो गड्ढों के रूप में दिखाई देता है? देखिए, मैं हथीन क्षेत्र की बात करता हूँ। हमारे हथीन क्षेत्र के अंदर लगभग 40 करोड़ रुपए की 15 नई सड़कें बनाई गई पीडब्ल्यूडी से और मार्केटिंग बोर्ड से। लगभग 67 करोड़ रुपए की लागत से पलवल टू हथीन और हथीन से उठावड़ इस सड़क का टेंडर हो गया। ये सड़क 11 मीटर की बनेगी। पलवल से नूह, इसकी डीपीआर तैयार हो गई। ये सड़क 137 करोड़ की लागत से 4 लेन बनेगी। 25-25 करोड़ रुपए अभी मुख्यमंत्री जी ने जो पुरानी सड़कें जो बारिश की वजह से थोड़ी डैमेज हो गई हैं उनके लिए मंजूर कर दिए। जैसे ही बारिश का सीजन ख़त्म होगा उसके बाद जो भी सड़कें जो थोड़े गड्ढे हैं, कहीं पे कहीं छोटी मोटी कहीं दिक्कतें हैं बारिश की वजह से, वहाँ पे पेच वर्क कराए जा रहे हैं और अक्टूबर के महीने में उनके रिपेयरिंग का काम शुरू करवा देंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से हमारे हथीन क्षेत्र के अंदर सड़कों पे काम
शुरू होने जा रहा है। लेकिन सर, लगभग पिछले 20 वर्षों इतना 20 करोड़ों वर्षों से रुपए, इतना करोड़ों रुपए जहां नई सड़कों पे लग रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि नई सड़कें तो चाहिए, उसमें से थोड़ा सा कुछ पैसा उन गड्ढों के लिए भी निकाल देते ताकि जो एक तकलीफ है लोगों को वो ना होती। पिछले लगभग 20 वर्षों से हमारे हथीन क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग थी कि हथीन बाईपास का निर्माण हो, आमजन को एक सुविधा मिले। वहाँ पे हथीन के अंदर, कस्बे के अंदर आने आवागमन में बड़ी दिक्कतें खड़ी हो रही थी लोगों के सामने। जब पिछली सरकारों के सामने भी ये बार बार एक मांग रखी गई, पिछले नेताओं ने मांग रखी कि हथीन के अंदर बाईपास का निर्माण हो, लेकिन किसी के प्रयास सफल नहीं हुए, क्योंकि किसी हथीन को कोई सब बैक फुट पे रखना चाहते थे। हमारी सरकार बनी, मैंने पहले सेशन में सब पहली मांग उठाई कि हथीन के अंदर बाईपास का निर्माण हो, जिससे हमारे हथीन और पलवल की और होडल की जो जनता को इस परेशानी से निजात मिल सके। हथीन के अंदर लगभग 67 करोड़ रुपए की लागत से, लगभग 59 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें किसानों को लगभग 75 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया, किसानों को अच्छा मुआवजा दिया गया, और आज बाईपास का निर्माण शुरू हो गया है। मिट्टी डल के और गिट्टी का काम शुरू है। लोगों को अगले 6 महीने के दौरान ये एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। हथीन चलिए, अच्छी बात है, लोगों को ये सुविधा मिले। यशपाल जी, क्योंकि अभी नई नई जिम्मेदारी है, तो अभी तो एक विजन होगा और उसको ज़मीन पर उतारने की एक सोच होगी। जैसे आपने पहले भी बताया कि अलग अलग तरीके से आप चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है उसे निभाएं आप। लेकिन अभी जो मानसून की बात हुई, बरसात की बात हुई कि चलिए बरसात के बाद वो पैच वर्क होगा, चलिए वो इंतज़ार लोग कर लेंगे। खैर, इंतज़ार तो बहुत समय से कर रहे हैं। लेकिन जो वाटर लॉगिंग की बात है, जल भराव की बात है, अभी वो स्थिति बनेगी क्योंकि लगातार अब बारिश होनी है। खैर, इस इलाके में खासतौर से अभी उतनी बारिश हुई नहीं जितनी उम्मीद अभी कर रहे थे। और इसके अलावा जो सड़कों किनारे जो गंदगी के ढेर है, वो भी एक बड़ी परेशानी लोगों के लिए। मतलब ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ। लोगों ने अब निश्चित रूप से सफाई के मुद्दों पर, इस शहर को सुव्यवस्थित करने के मुद्दों पर वोट दिया है। जो नया बोर्ड बन के आया है, सभी नवनिर्वाचित पार्षद के साथ मिलकर इस शहर की हर छोटी बड़ी समस्या को, जो नगर परिषद के माध्यम से, जो नगर परिषद के ज्यूरिडिक्शन में आती है, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे पानी निकासी की बात हो, इस मानसून की चुनौती से निपटने के लिए हमने जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति है वहाँ पे अतिरिक्त पंप की व्यवस्था की है, और निश्चित रूप से एक बदलाव देखने को मिल रहा है। पानी की, जिन रास्तों पर पानी भरता था पहले की तुलना में, अब पानी जल्दी निकलता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में नगर परिषद पूरी तरह से इस शहर को जल भराव की स्थिति से मुक्त करेगा, और जहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं पिछले 15 दिन से, आप उनमें भी अंतर देखेंगे कि लगातार निरंतर सफाई चल रही है, और आने वाले समय में पलवल को कूड़ा मुक्त शहर, ऐसे जो ओपन स्पेस में है वहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। दलाल साहब, क्या लगता है अभी कुछ दिन पहले जो एक इंसिडेंट हुआ मेवात में, डीएसपी सुरेंद्र सिंह की खनन माफियाओं ने जो है वो डंपर से कुचलकर हत्या कर दी, क्या लगता है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो खराब हो रही है हरियाणा में? देखिए, ये जो नाजायज खनन का काम है, ये पिछले 6-7 साल से बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है। चाहे वो यमुना की नदियों का खनन है, चाहे पहाड़ों का खनन है, और ये मुद्दे अखबारों में, विधानसभाओं में उठते रहे हैं। मैं बीच में रोकना चाहूँगा। दीपक मंगला जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक हैं पलवल से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप भी इस सत्र को ज्वाइन कीजिए। जी दलाल साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी आइए जी। प्लीज़। तो नाजायज खनन का जो काम है, ये प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से हुआ करता है। चाहे सरकार आज बीजेपी की है या पीछे हमारी सरकार थी। और यानी कि ये मानते हैं कि आपकी सरकार
के दौरान भी मिली भगत से हो रहा था ये खनन। मैंने आपसे ये कहा है कि चाहे कोई भी सरकार हो, नाजायज खनन बिना सरकार की मिली भगत से कभी नहीं होता। तो अब आज बीजेपी की सरकार है और हमारा जो अपना ज़िला है पलवल, आप यमुना के किनारों से जो रेती की चोरी है वो इतनी ज़्यादा है कि रात भर ट्रक और ट्रैक्टर, पुलिस आगे आगे चलती है, ट्रक और ट्रैक्टर पीछे पीछे चलते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। और अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो पलवल में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर और ट्रक चढ़ाने की हिमाकत की गई। और उसका ताज़ा जो उदाहरण है वो मेवात के अंदर जो एक डीएसपी को नाजायज खनन को रोकने का जब उसने तो प्रयास जब आपकी किया तो सरकार, उसको जैसा कि आप खुद ही कह रहे बेचारे थे को कि आप जान सरकार से हाथ धोना पड़ा। जी, सरकार कोई भी हो, मिली भगत के बगैर नाजायज खनन जो नहीं होता है या चोरी नहीं होती है। तो आपकी सरकार के दौरान ज़्यादा रेत चोरी होता था या कम होता था अब के मुकाबले? नहीं, मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं तो एक सच्चाई, मेरा अनुभव है, मैं 25 नहीं, साल बहुत हरियाणा अच्छी बात है कि उसमें रहा आपने हूँ। बड़ी साफगोई से बात रखी। हाँ, इसमें सवाल ये है कि आज की जो सरकार है तो उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। एक तो नाजायज खनन की वजह से रेती और पत्थर बहुत महंगा हो गया है, तो इनके जो ठेके हैं, जो इनकी ऑक्शनिंग है उसको करें और इनके नियमों को सरल बनाएं। अगर ये इसकी इजाज़त जो आधिकारिक तौर पर लोगों को मिल जाएगी खनन करने की, तो नाजायज खनन होगा ही नहीं। अब क्योंकि ना तो खनन के ठेके छोड़े जाते हैं, ना नाजायज खनन को रोका जाता है, पुलिस और प्रशासन और नेता उसमें मिले रहते हैं और उसमें जो असामाजिक तत्व हैं वो अपना अपना उसमें दखल पैदा करते रहते हैं और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर इसी तरह से चीज़ें चलेगी और जिस तरह का एक इंसिडेंट भी हुआ, और अब सभी को जागने की भी ज़रूरत है और कार्रवाई जो है बड़े स्तर पर सरकार कर भी रही है। दीपक मंगला जी, क्या लगता है? दलाल साहब ने भी एक बड़ा एक गंभीर मुद्दा है और बड़ी साफगोई से उन्होंने माना कि चाहे इनकी सरकार थी या मौजूदा कोई भी सरकार रही हो, बगैर मिली भगत के ये संभव नहीं है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है? देखिए, मेरा इसमें ये कहना है, दलाल साहब ने जो बोला है, अभी हाल में ही जो एक हमारे डीएसपी शहीद हुए हैं, वो खनन रोकते हुए ही शहीद हुए हैं। तो ये कहना कि सरकार खनन नहीं रोक रही, तो मुझे लगता है कि सरकार खनन रोकने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही और काफ़ी हद तक रोका है। मैं अगर पूर्व की बात करूं, जिस बड़े स्तर पर खनन होता था, आज मुझे लगता है कि खनन को रोकने के लिए, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी भी खनन को रोकने के लिए पूर्ण रूप से गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। और जो एक हमारे डीएसपी शहीद हुए हैं, आप देखेंगे तो वो खनन रोकते हुए ही लेकिन मंगला साहब, सवाल एक बड़ा ये है, बिल्कुल वो खनन रोकते हुए ही शहीद हुए वो, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन खनन माफियाओं को ये हौसला कहाँ से मिल गया कि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी के ऊपर जो है डंपर वो चढ़ा दे, उसकी हत्या कर दे? यानी कि कानून का जो खौफ होना चाहिए, जो डर होना चाहिए, वो नहीं है। देखिए, कानून के डर की वजह से ही काफ़ी मात्रा में खनन में हरियाणा प्रदेश के अंदर कमी आई है, ऐसा नहीं है। लेकिन कई दफ़े कोई दुर्घटना घट जाती है दुर्भाग्यवशपूर्ण, जैसे कि हमारे डीएसपी साहब की ये घटना घटी है। लेकिन खनन को रोकने के लिए देखिए, जिस तरीके से सरकार इसको लेकर के गंभीरता से काम कर रही है, मुझे लगता है कि खनन माफियाओं पे सीधा संदेश है कि खनन करने वाला कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो खनन से जुड़े हुए, जो अवैध खनन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर नकेल कसेगी और प्रयास खैर सरकार कर रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ये प्रयास सफल भी होंगे। वापस हम पलवल पर ही लौटते हैं। मंगला साहब, अभी प्रवीण डागर जी से बात हो रही थी तो उन्होंने अपने हथीन का जिक्र किया, वहाँ की बातें रखी। पलवल की बात कर लें। पलवल में जो विकास की बयार बहनी चाहिए थी, क्या उतनी हुई? क्योंकि अभी भी काफ़ी चीज़ों में बहुत पिछड़ा हुआ है पलवल। फिर चाहे उद्योग की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें। जी मंगला साहब। देखिए, पिछले लगभग 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
प्रदेश के अंदर बनी थी। अगर हम उस समय से विकास कार्यों की अगर हम देखेंगे तो पलवल क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए। अगर मैं वो आपको गिना भी सकता हूँ, जैसे कि जी जी बताइए। हमारे पलवल के अंदर एलिवेटेड फ्लाईओवर बन करके तैयार होगा। अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको लगेगा पलवल का एक बदला हुआ स्वरूप नजर आएगा। जब पहले फ्लाईओवर जो बन रहा था वो फ्लाईओवर ऐसा बन रहा था, ये पलवल 2 हिस्सों में बढ़ जाता और केवल एक कटवाड़ी चौक पर एक कट था, ना बस अड्डे चौक पर कोई कट था, ना हमारे रसूलपुर रोड पर कोई कट था। आज 14 लेन, 4 लेन ऊपर और 10 लेन नीचे आज एलिवेटेड फ्लाईओवर हमारा बन करके तैयार हो गया है और मुझे लगता है इससे जाम की स्थिति बहुत हद तक पलवल के अंदर सुधरी। अगर मैं बात करूं पलवल के अंदर हमारे 2 आरओबी बन रहे हैं जो बहुत पुरानी डिमांड्स थी, एक हमारी रसूलपुर के अंदर, एक हमारी बामनी खेड़ा के अंदर। और मुझे इस बात को भी कहने में कोई दिक्कत नहीं, पहले पूर्व के 2 मुख्यमंत्रियों की घोषणाएं थी, वो केवल मात्र घोषणाएं ही रह गई। हमारे यहाँ घोषणा भी हुई और वो काम भी चल रहा है और मुझे उम्मीद है अगस्त और सितंबर तक दोनों हमारे ये चालू हो जाएंगे। बीच में कोरोना की वजह से कुछ काम बाधित हुआ है। अगर मैं बात करूं हमारा खादर का क्षेत्र, बिजली की बड़ी भारी वहाँ समस्या थी, वहाँ 66 kV का पावर हाउस हमारा बन करके तैयार हुआ है। हमारा पेंटून पुल, 2 पेंटून पुल गुरुवारी के अंदर, धंतरी के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत हमारे लोगों को आती थी। हमारे पलवल की जो शुगर मिल है इसकी क्षमता को बढ़ाया गया है। अगर मैं बात करूं महिला कॉलेज हमारे यहाँ बड़ौली के अंदर खोला गया है, बड़ौली ब्लॉक बनाया गया है। अगर मैं बात करूं शिक्षा की तो एक बहुत बड़ा काम हमारे पलवल के अंदर हुआ, दुधौला के अंदर विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी जो देश की पहली यूनिवर्सिटी है। और निश्चित तौर पर न केवल हमारे पलवल जिलों को इस यूनिवर्सिटी से, हमारे आसपास के जिलों को भी इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और अभी हाल में ही अगर मैं बात करूं हमारे इस पलवल क्षेत्र के अंदर, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, ऐसे अनेकों काम। अगर मैं बात करूं पहले यहाँ हमारे हैवी जो लाइसेंस बनते थे, हमारे यहाँ बहुत युवा अपना जो लाइसेंस बना करके रोजगार प्राप्त करना चाहते थे, झज्जर जाते थे। आज हमारे पलवल के बस स्टैंड के अंदर हैवी लाइसेंस आज हमारे यहाँ बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं अपने पलवल के अंदर, पलवल केवल एक ऐसा जिला था जहाँ कोई नवोदय विद्यालय नहीं था। अगर आज मैं बात करूं तो रसूलपुर में 28 एकड़ के अंदर हमारा नवोदय विद्यालय बन रहा है। और एक मिनट में एक मिनट आपको एक बार और रोकूंगा मैं। अगर मैं बात करूं खेल क्षेत्र की, स्पोर्ट्स की बात करूं तो हमारा पलवल जिला तो बन गया, लेकिन पलवल में कोई जिला स्तरीय स्टेडियम नहीं था। आज हम जा करके देखेंगे तो 30 एकड़ में घुघेरा के अंदर हमारा जिला स्तरीय स्टेडियम बन रहा है, जिसका लगभग 90% काम पूरा हो गया। मैं बात करूं इंडोर स्टेडियम हमारे यहाँ पर बन रहा है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 1200 की कैपेसिटी का। अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ पलवल में कोई पौंड नहीं था। हमारे पूर्वांचल भाई जब छठ मैया का पूजन आता था तो खुद वो पौंड खोदते थे। आज हम औगानपुर में जाकर के देखें 2 एकड़ के अंदर बड़ा शानदार पौंड। बिल्कुल, और अच्छी बात है जिस तरह से आपने पूरे काम गिनवाए, ऐसा लग रहा है कि हरियाणा सरकार ने जो है सारा का सारा विकास जो है पलवल की तरफ ही मोड़ दिया है। आपसे मैं दलाल साहब इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। जी, ये बड़ा मतलब गजब इत्तेफाक है कि जो एक्स हैं वो भी साथ में है, जो वर्तमान है वो भी साथ में है। और सबसे बड़ी बात ये है वर्मा जी, देखिए ना दलाल साहब कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दरअसल प्रदेश लेवल पे संतुष्ट है जो कामकाज मनोहर सरकार कर रही है। दलाल साहब इतने काम हो गए हैं, अब तो तारीफ बनती है बीजेपी सरकार की, मंगला जी की। देखिए, जो मंगला जी ने जो ये जितने विकास के कार्य गिनवाए हैं, इनमें से 1-2 को छोड़ करके ये तमाम के तमाम कार्य कांग्रेस के राज में ही इन कामों की शुरुआत हुई थी। और बड़े दुख की बात है कि जो काम उसी वक्त उन्हीं दिनों संपन्न होने चाहिए थे। अब मंगला जी ने कहा कि जो पलवल के अंदर से जो हमने एलिवेटेड ये पुल बनाया है, ये 6 लेन का पुल बनना चाहिए था और 4 लेन का ये पुल बना दिया गया। और यही नहीं, जो 3 साल के अंदर काम पूरा होना चाहिए था, 2010 में ये दिल्ली
और आगरा जो 6 लेन प्रोजेक्ट बनना था, ये 12 साल में आज भी पूरा नहीं है। लेकिन दलाल साहब, नाइंसाफी होती रही पलवल के साथ। जो 6 लेन का था वो 4 लेन का बना। आप क्या कर रहे थे? जो 4 लेन का जब ये करने जा रहे थे, हमने इसका विरोध किया था, और ये जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा, जो विपक्ष से ज़्यादा जिम्मेवारी सरकार की होती है। सरकारें आती जाती सरकार रहती मनमानी हैं। करती रहेगी, आप देखते रहेंगे। तो क्या करें, आप बताइए। विरोध करिए, क्या हो सड़कों सकता पे है? उतरिए, और मामलों में भी तो उतरते आपके हैं। चैनल वो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, आपके अखबार बीजेपी की भाषा बोलते हैं, तो क्या कर सकते हैं जरा आप नहीं, बताइए। देखिए, अगर भाषा तो देखिए आपके दलाल पास साहब, भी, ये एक आपके पहला पास भी प्रयास मौका है है कि आप दोनों अपनी आमने बात, आप सामने अपनी हैं। बात रखिए। आप बताइए, आमने लेकिन सामने क्या कर हैं सकते आप। हैं? क्या लाठियां लेके खड़े हो जाएं? विरोध करना होता है। हमने विरोध किया था भाई, ये 4 लेन का गलत बना रहे हैं, चिट्ठियां लिख करके इनका विरोध किया, धरना प्रदर्शन करके इसका विरोध किया, और ये 12 साल जाम की स्थिति को पलवल ने भुगता है। आज भी पलवल जाम में फंसा हुआ है। तो ये जो एलिवेटेड हाईवे है, एलिवेटेड हाईवे का बनना हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे इलाके के बाल बच्चों तक के लिए एक खतरे का काम हुआ है। बंगला जी, मेरा इसमें मैं मतलब ये तो कमाल है। आप दलाल साहब जो कह रहे हैं पलवल जिले को खतरे में डाल दिया, आप तो कह रहे हैं ये उपलब्धि है सरकार की। अगर सोलंकी जी, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं अपनी बात रखूं। नहीं, आपको मौका ही है। मैं ये कह रहा दलाल हूं, साहब सीधा आपके मैं सामने ये तो कह रहा हूं, आरोप जो लगा रहे हैं। पहले जो 6 लेन का था 4 लेन का बना दिया। जो पहले हमारी नहीं, कम करने की वजह क्या थी? जब पहले जो जरूरत हमारी शहर की 6 लेन की थी, पास भी उनकी सरकार में हुआ, आपसे 4 लेन का तैयार हुआ, वो भी मैं- इतने वर्षों में। मैं यही बताना चाह रहा हूं, जी, जो पहले कांग्रेस के समय में जो चालू हुआ, ये फ्लाईओवर बन रहे थे। एक फ्लाईओवर हमारा ये जो बन रहा था अलालपुर चौक से, ना वहाँ बस अड्डे पर कोई कट था, ना हमारा रसूलपुर पे कट था, और जो फ्लाईओवर अगर वो बन जाता, मैं वही बात कह रहा हूँ। ये 4 लेन में क्या घोटाला सोलंकी हुआ, क्या जी, घपला हुआ, क्या कमी हुई, ये तो बताइए ना। सोलंकी जी, अगर मेरी बात सुनेंगे जब जी। तो बता पाऊंगा ना। कहिए। जो हमारा ये बना, अगर वो बन जाता, वो भी 10 लेन बन रहा था। जो जिस तरीके का वो पहला बन रहा था, वो 10 लेन तो आज नीचे है। अगर हम माने तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने माननीय गडकरी जी को इस केएमपी का यहाँ से उद्घाटन करवाया, कि गडकरी जी को यहाँ पर बुलवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी थे। हमने यहाँ पर एलिवेटेड फ्लाईओवर की उससे घोषणा करवाई, उस काम को रुकवाया। हमारे बस अड्डे के सारे दुकानदार, सारे शहर के लोग धरने पर बैठे। हमने जाकर के उनसे धरने पर जाकर के बात की। हमने उस काम को रुकवा करके हमने उनको कहा कि जब तक यहाँ हम तुम्हारी समस्या का समाधान ना कर देंगे, तब हमने ये एलिवेटेड बनवाया। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जब यहाँ से निकलते हैं तो लगता है कि पलवल की तस्वीर और सूरत बदल गई है, और बिल्कुल कोई जाम नहीं रहता। बंगला हाँ, साहब, एक बंगला बात साहब, मैं मानता हूं, नहीं, पेलक तस्वीर की बात कर लेते हैं। गांव में डागर साहब भी बैठे हैं, ऐसी स्थिति है, वो जो आपने हॉस्पिटल खोले हैं ना, जो CSC PSC जो भी खोली हैं, वो बंद रहती हैं, डॉक्टर नहीं है उनमें। आपके पूरे जिले की बात कर रहे हैं हम। जो लोग जाते जरूर हैं, दवाई या इलाज नहीं मिल रहा है उन्हें। और दूसरी पीने के पानी की समस्या, वो अभी जो आप ये वादा करते थे कि हर घर में जल पहुंचेगा, वो स्थिति भी अभी बनी नहीं है। ये बुनियादी चीजें हैं। सोलंकी जी, अगर आप स्वास्थ्य की बात करें, आप पीछे का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, कितने डॉक्टर सरकारी अस्पताल के अंदर होते थे और आज कितने डॉक्टर हैं। आज यहाँ हमारे इस पलवल के अंदर CT स्कैन की भी मशीन है। आज हमारे पलवल के अंदर 10 डायलिसिस की मशीनें काम कर रही हैं। आज हमारे देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि सब सुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, पलवल के अंदर जहाँ पहले सरकारी अस्पताल में कोई इलाज कराने नहीं जाता था, अगर वहाँ कोई जाता था तो अपनी MLR कटवाने के लिए जाता था। अगर आज मैं बात करूं, आज वहाँ इलाज होता है 2500 और 3000 तक की OPD है। अगर हम पीछे का कार्यकाल उठा करके देखेंगे तो हम देखेंगे उस समय कितने डॉक्टर हुआ करते थे और आज यहाँ कितने डॉक्टर हैं। और जो आप पानी की बात कर रहे हैं जी, जो आप पानी की बात कर रहे हैं, तो मैं हमारी रैनी बैल योजना के तहत हमारे इस पलवल के 84 गांवों को रैनीवेल योजना के तहत जोड़ा गया है। और अगर मैं पलवल शहर की बात करूं तो अमृत योजना के तहत सारे पलवल के अंदर पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। और 189 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने दलाल अमृत साहब, योजना सारे के काम तो बीजेपी करती रही है। आप भी 10 साल सरकार में रहे, आपने किया क्या? पलवल को दिया क्या?
जिस अस्पताल का मंगला जी जिक्र कर रहे हैं, ये अस्पताल हमने ही बनवाया था, लेकिन दुख की बात है कि जिस अस्पताल को हमने बादशाह खान से भी बड़ी बिल्डिंग भवन यहाँ बनवाया, यहाँ नर्सिस का ट्रेनिंग सेंटर हमने यहाँ पर बनवाया, और सिटी स्कैन और जो बात मंगला जी कर रहे हैं ये हमारा दिया हुआ सारा कुछ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज पलवल सिविल हॉस्पिटल की हालत बहुत दयनीय है। ना वहाँ डॉक्टर हैं, ना दवाई हैं, ना वहाँ पर स्टाफ है। स्टाफ आए दिन धरना और प्रदर्शन करता रहता है, और उन धरना प्रदर्शनों की वजह से लोग वहाँ जाने में भी कतराते हैं। तो अस्पताल की स्थिति को ठीक करने की ज़रूरत है। शायद मंगला जी को अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मंगला जी और को अगर- जानकारी नहीं विधायक। हाँ, मैं और सोलंकी जी अगर- एक दिन दलाल साहब को अपने साथ साहब लेकर के कहाँ अस्पताल रहते हैं? दिखाएं। एक मंगला साहब से एक सवाल, जल की बात हो रही थी, पानी की बात हो रही थी, आपकी विधानसभा में ही धतीर आता है जहां तक शायद मैं सही हूं तो, औद्योगिक क्षेत्र भी है, गांव भी वहां पर लगता हुआ है। जिस अमृत जैसे पानी की बात कर रहे हैं वहां से एक नाला, नहर नुमा एक नाला निकलता है। कभी आप अगर वहां आपने शायद विजिट किया हो तो उसकी अगर आप हकीकत देखेंगे, पूरी तरह से वो पानी काला हो चुका है, यानी कि जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट है उसमें आता है, और उसकी वजह से क्योंकि वही पानी नीचे जमीन में जाता है और आसपास के इलाके के लिए वो एक बड़ी तकलीफ बना हुआ है। तो किस तरह का पानी हम दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कहीं छुपी हुई चीजें, स्पष्ट वो वहां पर दिख रहा है। तो आखिरकार क्यों प्रशासन ने और सरकार ने आंख मूंदी हुई है? देखिए, इसको लेकर के अभी हमारे एक मुझसे पहले भी एक विधायकों की एक कमेटी बनी थी, जिसमें स्वयं मुझे याद है उस कमेटी के अंदर दलाल साहब भी थे विधायक, जब उस समय मैं विधायक नहीं था। हमारे मूलचंद शर्मा थे, रामविलास शर्मा जी के नेतृत्व में, और उस समय उदयभान जी भी थे। मैं भी उस कमेटी में गया था। हम माननीय गडकरी जी से इस पानी की बात को लेकर के हम मिले थे, विधानसभा के अंदर ये बात आई थी। जब हम वहाँ मिले थे तो जो पानी दिल्ली को क्रॉस करके आता है वो दूषित पानी आ रहा है। और अभी हमने जो विधायकों की हमारी एक सब्जेक्ट कमेटी होती है, और अभी एक अलग से भी मूलचंद शर्मा जी के नेतृत्व में उस पानी को साफ, जो गंदा पानी यमुना के अंदर आ रहा है, उसको लेकर के एक अभी विधायकों की कमेटी एक बनी है, जिसमें हमारे विपक्षी दल के भी हमारे विधायक साथी हैं और भी पार्टियों के विधायक साथी हैं, और उसमें कई हमने कंपनियों को बुला करके उसमें यह किया कि किस तरीके से यमुना का पानी साफ हो, यमुना का पानी खेती के योग काम आए। तो दिल्ली से दिल्ली के पार करने वाला जो एरिया है, उसके बाद जो पानी दूषित हो जाता है वो पानी ठीक हो, साफ हो, इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली की तरफ से जो पानी आपको आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। देखिए, दिल्ली लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर आप खुद मान रहे हैं कि 2.5-3 साल से ज्यादा का समय कमेटी को हो गया है, तो आखिरकार निजात कब मिलेगी? यानी कि वो जो गंदा पानी, वो दूषित पानी है, उसी के सहारे लोग गुजारा करें, बीमार हो जाएं। देखिए, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये आज से नहीं बहुत समय से होता आ रहा है, और इस पर सरकार गंभीरता से बात कर रही है। और जितनी गंभीरता इसको लेकर के हाल में ही अभी कोई 20-22 दिन पहले भी एक इसकी मीटिंग हुई है, और कुछ ऐसी कंपनी उस मीटिंग के अंदर भी आई थी जिन्होंने इस पानी को साफ करने के अपने प्रपोजल रखे थे। उनको लेकर के बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। क्या लगता है जी? तो एक बात सोलंकी जैसे- साहब, एक मिनट आपको जी, जी, रोकूंगा, माफी जी, चाहूंगा। जी जी कहिए। जो ये गंदा पानी है, मंगला जी ने चिंता व्यक्त की है, ये हमारे तमाम इलाके की चिंता है, और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक राजनीतिक दलों से ऊपर उठ कर के बात है, लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत इस गंदे पानी की किसानों को है। किसानों की फसल बर्बादी के कागार पर है। न रजवाहों में पानी आ रहा है, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, और किसानों की फसल को इस वक्त अगर पानी नहीं मिला तो एक बहुत बड़ा नुकसान इस इलाके का हो जाएगा। तो मेरा मंगला जी से और परवीन डागर जी से और सबसे ये कहना है कि किसान के भलाई में हम सबका हिस्सा है। हमारी आपकी राजनीति चलती रहेंगी, हम एक दूसरे के ऊपर दोस्त और ये करते रहेंगे, लेकिन मेहरबानी करके उस गंदे पानी की सफाई जब वक्त आएगा होती रहेगी। आज उस गंदे पानी की किसान को खेतों में ज़रूरत है, तो आप सब मिल करके पानी को जल्दी से जल्दी रजवाहों में छुड़वाएं, जिससे हमारे इलाके की किसानों की फसल को बचाया जा सके। मैं यहाँ दलाल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात मैं यहाँ और भी कहना चाहूँगा
ये इसका क्योंकि ये समाधान मंच दे ऐसा है, दीजिए मंगला मुझे जी। कहने में कोई दिक्कत दलाल नहीं। साहब ने जो बात कही है इसका समाधान दे दीजिए जी। बजाय आगे बढ़ाने के ना। ये बड़ी पुरानी समस्या है और सबकी है, खास जन की है। इसलिए आप सरकार के दोनों ही नुमाइंदे इस मंच पर हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी भी है, आपका फर्ज है। तो इसका भरोसा दीजिए कि कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए बड़े स्तर पर इसकी, क्योंकि शुरुआत इसकी हो चुकी है और हम सबका ये केवल चिंता सत्ता पक्ष के लोगों की नहीं है, क्योंकि ये मामला सबसे जुड़ा हुआ मामला और इसमें सबका पॉजिटिवली सहयोग भी मिल रहा है। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी का जल स्तर नीचे हो रहा है। इसको भी लेकर के अभी हमने इरिगेशन विभाग के सारे अधिकारियों को बुला करके, उसमें मैं था, हमारे नूह से विधायक आफ्ताब जी, संजय सिंह जी और प्रवीण डागर जी, तो हमने उसके लिए भी हमने चिंता व्यक्त की थी। और हम सारे रहीमपुर पुल के वहाँ हम सारों ने अभी लगभग 1 महीने पहले विजिट भी की थी। ये बिल्कुल जायज़ है और इसमें जितनी हम तेजी से ला करके काम कर रहे हैं, बहुत तेजी है। लेकिन मंगला साहब जल्दी ही लेकिन आएंगे। वो तेजी दिख नहीं रही है। डॉक्टर साहब क्या लगता है, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल एक बड़ी बात यहाँ की कि राजनीति से उठकर कहीं ना कहीं इसका समाधान ढूंढने की जरूरत है, लेकिन वो तेजी नहीं दिख रही है। सालों से साल बीतते जा रहे हैं, हर बार हम ये कर रहे हैं कि दावे कर रहे हैं नहीं हम समाधान देंगे, लेकिन वो समाधान क्या है? वही गंदा बहता हुआ पानी जो है वो पलवल में गुजर रहा है, लोग उसी को पी भी रहे हैं और वो खेतों में भी जा रहा है। देखिए वर्मा जी, इसके प्रति हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी बहुत काफ़ी गंभीर हैं। मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन मूलचंद शर्मा जी हैं, और बार बार हर 2 महीने के अंतराल में हमारी मीटिंगें होती रहती हैं। बार बार हम कंपनियों को करार भी देने जा रहे हैं। मैं इससे उठ के बात करना चाह रहा हूं कि मीटिंगों के दौर से आखिरकार जो समाधान सबसे बड़ी जो एक साहब यही दो समस्या लगता है आप लोगों पे, मीटिंगों में जाता है सारा वक्त। हमारे क्षेत्र के अंदर जो 2 समस्या, किसानों के प्रति हमारी सरकार कितनी गंभीर है, मैं उसके विषय पे चर्चा कर रहा हूँ। कि मेरे हथीन के अंदर लगभग 30-35 गांवों में शैम की समस्या है। दलाल साहब भी देखते रहते हैं और जनता भी देखती रहती है। बार बार पिछली सरकारों में हमने काफ़ी प्रयास किए, हमने भूख हड़ताल तक की, लेकिन किसी ने किसानों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। जब से आप लोगों की गंभीरता जमीन पे दिख रही है कहीं? हाँ जी, कहाँ? 2019 में जब से सरकार दोबारा से सत्ता में आई, हमने मुख्यमंत्री जी के सामने एक बात रखी कि हमारे किसान शैम की समस्या से पीड़ित है। यानी कि 2019 से पहले वालों ने सरकार के सामने बात नहीं रखी। पहुंच ही नहीं पाई, बात ही नहीं पहुंच पाई। पहले विपक्ष पहुंचाता है, पहले विधायक विपक्ष में थे, पहले जो विधायक थे वो विपक्ष में थे, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी हुई तो सबसे पहली समस्या हमने किसानों की रखी कि मेरे हथीन के अंदर या पलवल, पूरे पलवल जिले के अंदर, पलवल के अंदर भी है कई गाँवों में, होडल के अंदर भी है 4-5 गाँवों में, ये बहुत बड़ी समस्या थी। हमने इस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने जब समस्या रखी सेशन के दौरान, तो मुख्यमंत्री जी ने पहली कलम से लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से हमारे यहाँ पे 64 ट्यूबवेल मंजूर किए। लगभग 25 ट्यूबवेल लग कर के तैयार हो गए हैं। 39 ट्यूबवेलों पे अगले बारिश के बाद काम शुरू हो जाएगा। और बहुत बड़ी समस्या थी, जहाँ पे ये ट्यूबवेल हमने शुरू करवाए पिछले साल अगस्त के माह में, तो वहाँ पे किसानों के पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। आज वहाँ के किसान के चेहरे खिले हुए हैं। जहाँ पे पानी नहीं था, कुछ एरिया भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार की हमारे हथीन की कि मेवात के और हमारे इधर कुछ गांवों में पानी नहीं है, वहाँ पे वाटर लेवल भी डाउन है। वहाँ पे कंटिन्यू हमने पिछले जनवरी में आप डागर साहब लगता नहीं आपको वक्त ज्यादा लग गया? आप जब आप वादा करने जाते हैं, आप रिकॉर्ड जाते हैं तब तो कहते हैं कि चुटकी में हल कर देंगे चीजों को। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए पिछले जो 22 सालों में वर्मा जी, जहाँ पे कभी टैल पे पानी नहीं पहुंच पाया, आप इरिगेशन एससी से या अपना एक्शन से, दोनों से एक बार रिकॉर्ड के माध्यम से सुंदर जी कुछ लोग सवाल करना चाहते हैं। 2000 के बाद जिन रजवाओं में, माइनरों में पानी नहीं पहुंच पाया, जनवरी के माह में और मार्च के माह में किसानों को लगातार 3-3 पानी गेहूं के दौरान हमने लगवाए और लगातार 1 महीने 5 दिन टैल फीड करवाया। 1 महीने 8 अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोगों को देख के एक शेर याद आ गया, सोलंकी जी, अब शेर याद आ गया डागर साहब आप लोगों के लिए है कि प्यार में आज भी सबसे ज्यादा झूठे वादे किए जाते हैं, सियासत दूसरे नंबर पे आती है। चलिए ये आप लोगों के लिए राहत की बात है। कुछ सवाल ले लेते हैं वर्मा।
डागर जी और मंगला जी, यशपाल भारद्वाज जी, मेरा सवाल आपसे, मैं मूलचंद बड़गुजर पलवल का आम आदमी, जो उपलब्धि आपने गिनवाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो उपलब्धि का दूसरा रूप है पूरा पलवल डिस्ट्रिक्ट रोया पेलक की घटना से। गांवों में खेल मैदानों की क्या हालत है, बच्चे हमारे मजबूरन सड़कों पे दौड़ रहे हैं। उस घटना से हमें जो फीडबैक मिला कि आप शायद कुल्ला करने तक का टाइम नहीं निकाल पाए, अपने बेटे को भेज दिया। जो उपलब्धि आपने स्वास्थ्य सेवा की गिनवाई अस्पताल की, उस अस्पताल में कतार में पर्ची बनाने के लिए लोग बिल्डिंग से बाहर तक खड़े होते हैं, आपके पास पर्ची काटने वाले बंदे नहीं हैं। जो सफाई व्यवस्था की पलवल की आप उपलब्धि गिनवा रहे हैं, कॉलोनियों में नालियों से कूड़ा निकालने तक की सप्ते भर्त के आदमी नहीं है। कूड़ा निकल जाता है तो वो बारिश में उल्टा नालियों में पहुंच जाता है, फोन करके ट्रैक्टरों को वापस बुला लिया जाता है। बदले की भावना से आपके लोग काम कर रहे हैं। तीसरी बात, जो आप रेलवे का फ्लाईओवर गिनवा रहे हो रसूलपुर चौक पे, उसको इतना समय हो गया है कि रसूलपुर रोड की पूरी मार्केट आज जो बैसलात से कनेक्टेड थी वो दिवालिया होने को तैयार है। पूरी बैसलात के लोगों के सारे व्हीकल्स जवाब ले लेते हैं। इसमें एक बड़े सवाल वाजिब से मुद्दे इसमें एक उठाएं। सवाल मैं भी और ऐड कर रहा हूं मंगला साहब। मैंने खैर डागर साहब से भी ये पूछा था, लेकिन फिर वो हतीन तक चले गए। मैं पलवल की ही बात कर रहा हूं, आपके विधानसभा की। जो 4 लेन या 6 लेन की जो हम बात कर रहे थे, अच्छी बात है, वो एलिवेटेड फ्लाईओवर ये तमाम चीज़ें बन रही हैं, लेकिन जो मौजूदा सड़कें हैं आपकी, उसमें इतने गड्ढे हैं कि समझ में नहीं आता कि इन सड़क से होकर निकले या कहाँ से आदमी वहाँ से गुजरे। देखिए, पहले तो मैं अपने भाई बड़गुजर की बात का जवाब दे दूं। जब ये पेलक वाली घटना हुई थी तब मैं यहाँ नहीं था। जैसे मुझे इस घटना का पता चला तो लोगों के आते ही मैं, जिस दिन मैं बाहर से आया, मैं वहाँ सारे परिवारों में होकर के आया। बल्कि एक परिवार तो वहाँ मीसा सिहोल गांव में रहता था, मैं वहाँ होकर के आया। मेरे भाई को जरा थोड़ी जानकारियाँ गलत है। मीसा मैं वहाँ होकर के आया। मेरे भाई को गलत जानकारी होगी, कोई नहीं, वो हो जाता है, इनका दोष नहीं है। कोई बात नहीं, हो जाती है। अच्छा, एक और मैं उसमें ये कहना चाहूँगा, दूसरी बात मेरे भाई ने ये कही कि जो रसूलपुर वाला जो ओवरब्रिज है, मैं उसमें आपको ये कहना चाहूँगा कि कोरोना का समय आ गया। कोरोना की वजह से सारी लेबर चली गई। जब मैंने इसका जिक्र किया तो मैंने अपनी बात में ये बात साझा की थी कि थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अगर हम अतीत की बात करें, 2 घोषणाएं होने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की, काम भी शुरू हुआ, और मैंने तो समय सीमा भी तय की है कि सितंबर तक हमें जनता के हैंड ओवर हो जाएगा। और वो दिक्कत हमारे एलिवेटेड फ्लाईओवर में भी आई, उसमें भी हमारा समय लगा। कई दफ़े दिक्कत आ जाती है, टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, तो उस दिक्कत की वजह से। और जहाँ तक अगर हम बात करें, देखिए पलवल की, तो पलवल के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी 2011 से के बाद जितनी भी सीवरेज की लाइन डली, क्योंकि उस समय 2011 में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पलवल के अंदर 20 mld के होने चाहिए थे, लेकिन केवल उस समय 10 mld के थे। कोई भी सीवरेज की लाइन 2011 के डलने के बाद एक भी वो कनेक्ट नहीं होती थी। अच्छा, हमें भी 2014 में सरकार बनी, हमें 2016 के अंदर ये बात जब ध्यान में आई कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे यहाँ नहीं है, कैपेसिटी से बहुत कम है, तब हमने माननीय मुख्यमंत्री से कह करके पलवल के अंदर 189 करोड़ रुपए की अमृत योजना के लिए लाए। आज पलवल के अंदर सारी जगह सीवरेज डल रहे हैं, और मुझे लगता है थोड़ी अभी इसमें 6 से 7 महीने अभी और लगेंगे, तो मैं उसमें थोड़ी दिक्कत, देखिए जब कहीं विकास कार्य होगा तो लोगों को तकलीफ दिक्कत आएगी, लेकिन वो काम हमारा विकास कार्य हमारा लगातार जारी है। लगातार इसको लेकर के अधिकारियों से हमारी मीटिंग्स, बैठक इस काम को तेज गति से लाने के लिए हो रही है। चलिए, अच्छी बात है कि विकास कार्य जल्द से जल्द हो, लेकिन आम आदमी ये भी चाहता है कि इस विकास की उम्मीद में वो जो तकलीफ झेल रहा है,
थोड़ी सी सांस उसको दे दी जाए कि हाँ थोड़ा सा अब आराम से तुम थोड़ा राहत लेकर जो है इन सुख सुविधाओं को भोग लो, हर वक्त जो है तकलीफ में ही गुजरता रहेगा तो कैसे बात बनेगी। खैर, आप तमाम मेहमान जुड़े, अपनी बात रखी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पलवल कॉन्क्लेव लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ एजुकेशन पार्टनर MKM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फॉर गर्ल्स होडल और SPS इंटरनेशनल स्कूल हुडा सेक्टर 2 पलवल। हेल्थ पार्टनर गुरु नानक हॉस्पिटल पलवल, KC प्रशांत पैथ लैब, न्यू सोना रोड पलवल और किशन सिंह हॉस्पिटल होडल। वेन्यू पार्टनर तिवोली रॉयल पैलेस, मथुरा रोड, फरीदाबाद।